हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके इसमें वीडियो में सब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है, तो पूरा वीडियो अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है बच्चों, ये रहा कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, बताइए इसका क्या उपयोग है। तो बच्चों ध्यान से समझना, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिकों ठीक है, सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बी में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है और उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से पेरिस्कोप हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, पेरिस्कोप किसे कहते हैं? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। चाहे वो सैनिक के द्वारा हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सैनिक में खाई छिपकर मैदानों तक पहाड़ों को देख सकते हैं। पनडुब्बी में बैठे सैनिक समुद्र के तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम पेरिस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हो कोई वस्तु, जितनी दूरी पर हो कोई वस्तु हो, उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा, अब स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है? अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इनका उपयोग हम जो है वाहनों के हेडलाइट तथा लैंप, सर्चलाइट आदि टॉर्च बनाने के में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट विभाग, तथा विशेष रोगी की परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो रोगी के आँख नाक कान जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरा नंबर का आंसर है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप में से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश प्रवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। प्रवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन समझने के लिए, जैसे एक दर्पण होता है उस पर ये ऐसे आ गया तो ये हो गया आपतित किरण, और ये ऐसे चला गया, ये हो गया प्रवर्तित किरण। इसके बीच में जो बन गया वो हो गया अविलंब, और ये जहाँ जिस तल में बन रहा है उसे आपतन तन कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं, 5वां नंबर, प्रकाश की परिकिरणन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस प्रकार प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। सूर्य से प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि जैसे ये सब धूल का कण है, ठीक है, और यहाँ से जब सन की लाइट जब इस पे आती है ना, इन धूलों पे पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश को ऐसे फैला देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो इसी को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, बायोलॉजी का। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन को हम कवर करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का क्या प्रश्न है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। देखिए, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। मतलब देखिए, मल मूत्र का त्याग ही उत्सर्जन है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, मतलब ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे बाहर निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन से जो सूचीबद्ध रचनाएं दी गई है वृक्क से संबंधित, वो यहाँ पे दिया हुआ है। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? देखिए, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है
जिसके द्वारा शरीर की रचना टूट फूट, मतलब जो शरीर की जो रचना अगर हमारी जो टूट गई फूट गई उसकी मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। ठीक है। मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत, भित्ति, बिना पचा भोजन वृदांत्र में भेज दिया जाता है। तो ये है पोषण। ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। देखिए, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों के श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है बच्चों। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके उत्पाद क्या है, उपोत्पाद क्या है, बताइए उपोत्पाद। तो देखिए, स्वपोषण की आवश्यकता शर्तें, स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, H2O की उपस्थिति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण अपने भोजन के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, अतः ग्लूकोज में स्टार्च में बदल जाता है ग्लूकोज। ठीक है। तो ये चौथा नंबर का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा नंबर प्रश्न, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय एवं उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, वे अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज, लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है। मूत्राशय पेशीय होती है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारण बस मूत्र की निकासी का नियंत्रित कर लेते हैं। तो मूत्र बनने के नियम थे बच्चों, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों बस इसमें 10 टॉपिक को मैंने 10 सब्जेक्टिव को मतलब चुन कर डाला है, ये आपकी एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरी है, तो आप इसे याद कर लीजिए। और बच्चों आज के लिए तो इतना ही। और बच्चों ऑब्जेक्टिव का भी लाइव क्लास कराते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि लाइव में भी क्लास में आप ज्वाइन हो सके और रिकॉर्डेड फॉर्म का भी क्लास देख सके, ऑब्जेक्टिव का भी देख सके, सब्जेक्टिव का देख सके, सारे विषय का मैं तैयारी करवाता हूँ। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।